हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था कि शोफान को ढूंढती है उसके पास चिवबिंगर आ जाती है और उसके पास आने के बाद वो फेंक्सा वैली के कई सारे लोगों को अपने साथ ले आती है और वहां से तुरंत ही चली जाती है। शोफान गुस्से में उन सभी लोगों को मार देता है और इधर क्यू न्यूज सेक्शन में सिस्टर लोगों को आदेश मिलता है कि वो फेंक्सिया वैली जाए और वहां पर जाकर उन लोगों की मदद करे क्योंकि वो सभी एक राइटियर सेक्शन से आते हैं। और साथ में ही इधर एक आदमी होता है जो कि अंधेरे में लोगों के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहा होता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं, यहाँ पर हम पेट पड़ने वाले उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसके पास में काफ़ी सारे लोग होते हैं और वो एक ढाबे की जगह पर बैठा होता है और वहाँ पर चाय पीते हुए सभी को स्टोरी सुना रहा होता है। वे सभी लोग उसकी स्टोरी को काफ़ी ध्यान से सुन रहे होते हैं और उसके पास ही है उसकी ग्रैंड डॉटर, वो भी बैठी हुई होती है और शोफान का लेकी वहीं पर ही पास में खड़ा होता है और वे सभी लोग अब उसकी स्टोरी पर ध्यान दे रहे होते हैं। इधर हम फेंक्सिया वैली के अंदर देखते हैं, वहाँ पर फेंक्सिया वैली का लीडर सभी को आदेश दे देता है कि वो बाहर जाके सभी लोगों की छानबीन करना शुरू कर दें। इसी के साथ ही फेंक्सिया वैली के सभी डिसिपल्स बाहर जाते हुए सभी लोगों की छानबीन करना शुरू कर देते हैं। जो भी उन लोगों को मिलता है वो सभी से उसकी जानकारी लेना शुरू करते हैं, इससे कि काफ़ी सारे लोग उन लोगों से गुस्सा भी हो रहे होते हैं। तभी फेंक्सिया वैली में कुछ रॉक कल्टीवेटर आते हैं और वो भी उनसे कुछ की जानकारी लेना शुरू कर देते हैं। पर वे लोग कहने लगते हैं तुम लोगों की इतनी हिम्मत, पर वे उनसे कुछ नहीं कह सकते थे। उन लोगों की मदद करने के लिए मॉन्क टेम्पल से वो मॉन्क ब्रदर भी आ चुका होता है और साथ ही में वे सभी लोग एक एक कर वहाँ पर उनकी सहायता करने के लिए पहुँच रहे होते हैं। इधर शोफान को हम देखते हैं जो कि एक जंगले के पास खड़ा होता है और उस फॉक्स की बातों को याद करते हुए सोच रहा होता है, अगर मेरे पास और ज़्यादा ऐसी अटैक आते रहे तो मैं ज़्यादा नहीं झेल पाऊंगा और जल्दी ही मर जाऊंगा। क्योंकि उसे फॉक्स ने बताया था कि अगर वो ढंग से काम नहीं लेगा तो वो बहुत जल्दी जा सकता है। पर वो अपने मर्ज से सोच रहा होता है तो क्या हुआ, अगर ऐसा हुआ तो मैं मरूं या जीऊं, पर मैं अपना पूरा काम करके ही शांति लूंगा। इधर हम देखते हैं सीनियर सिस्टर लू को, इधर हम देखते हैं जूनियर सिस्टर लू को जो कि वहाँ पर पहुँच चुकी होती है और उसका स्वागत करने के लिए ब्रदर लेन वहाँ पर पहुँच चुका होता है। वो जैसे ही वहाँ पर आती है वो उससे कह रहा होता है सीनियर सिस्टर लू का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्वागत है, हमने क्योंकि सेक्शन से थोड़ी सी मदद की मांग की थी और उन्होंने तुमको भेज दिया, ये हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। पर हमारे पास कोई ज़्यादा अच्छी जगह नहीं है आपको रुकने के लिए, हम तुमको बस यही प्रोवाइड करा सकते हैं। इस पर वो उससे कुछ ज़्यादा नहीं कहती और कहने लगती है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, और आगे जाने लगती है। और वो उसका पीछा करते हुए उसके पास पहुँच जाता है और गेट के पास पहुँचते हुए कहने लगता है ये जगह कुछ ज़्यादा ही ख़राब है जूनियर सिस्टर, पर लेकिन मैं भी यहीं पर हूँ, मैं सोचता हूँ कि तुम इस जगह को देखकर बुरा नहीं मानोगी। इस पर वो कहने लगती है सीनियर ब्रदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग देख लेंगे। इसके बाद वो गेट खोलती है, जैसे ही अंदर घुसती है हम इधर शोफान को देखते हैं जो कि अपने कपड़े उतार कर जंगले के सामने सीधे मुंह करे हुए खड़ा होता है और वहीं पास ही में वो फॉक्स भी खड़ी होती है और साथ ही में हमको सीनियर सिस्टर लू को भी दिखा रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे सीनियर सिस्टर लू शोफान के कमरे में घुस गई हो, पर ऐसा नहीं होता है। शोफान धीरे धीरे घूमता है और हम उसके शरीर पर देखते हैं काफ़ी सारे निशान जो कि उसकी डेमोनिक एनर्जी की वजह से उसके शरीर पर फैलते हुए जा रहे होते हैं। उनको देखते हुए वो फॉक्स कहने लगती है चलो हमें जल्दी से सोना होगा, कल हमें जल्दी निकलना है। इसी के साथ ही वो अपने शरीर को ढक लेता है और वापस से जंगल की तरफ देखना शुरू कर देता है। इधर सीनियर सिस्टर लू उस कमरे के अंदर घुस रही होती है, तभी वो पीछे से ब्रदरली कहने लगता है सीनियर सिस्टर लू तुमने जो साउथ रन में काम किया था उसके बारे में तुम्हारे सब जगह चर्चे हैं, हम सब जानते हैं। इधर सीनियर सिस्टर लो अलग ही बात सोच रही होती है, वो सोच रही होती है आखिर इनके सेक्शन का लीडर बुरे काम करने क्यों लगा, इनके सेक्शन के डिसिपल तो ऐसा काम नहीं करते। और वो उसी बात पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही होती है और इधर वो ब्रदरली चवड़ चवड़ करने में लगा हुआ होता है। वो उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और सोच रही होती है कि ऐसा तो नहीं पूरा सेक्शन सिर्फ इवल करना ही चाहता हो और सिर्फ ऊपर से राइटियसनेस दिखा रहा हो। इधर ब्रदरली लगातार बोलते रहता है पर उसे पता चलता है कि सीनियर सिस्टर लोग कमरे में जा चुकी होती है और वो अंदर से जवाब दे रही होती है कल सुबह मिलते हैं, अब अगर कोई काम नहीं है तो मैं रेस्ट करने जा रही हूँ। पर उसकी ये बात सुनते हुए अपनी आंखों को मिचकाने लग रहा है, पर वो गेट बंद कर देती है और अंदर जाकर एक कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है। इधर हम दूसरे कमरे में देखते हैं, उधर से एक फिगर निकल रहा होता है जो कि बोल रहा होता है आकाश बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है और लोगों को प्यार करने वाले लोग काफ़ी कम है, पर लेकिन तुम लोगों को पता होना चाहिए कि इस दुनिया में काफ़ी सारे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा पागल हैं। इसी के साथ ही हम इधर दूसरी जगह पर देखते हैं जहाँ पर आग जल रही होती है और उसके पास में कुछ लोग बैठे हुए होते हैं। तभी हमें अंदर की साइड दिखाते हैं कि वहाँ पर शोभाई जो कि दोबारा से सज चुकी होती है, वो एक कबीले की लड़की के रूप में कपड़े पहन लेती है और वो उन कपड़ों में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। और उन सभी कपड़ों को पहनने के बाद वो बाहर की तरफ निकलती हुई आती है
और अब इधर देखते हैं शोफान, उसका भी लुक एकदम ही कबीले के लड़के की जैसा होता है और उसके बाद जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा होता है। वो उसके सामने आ जाती है और कहने लगती है तुम इतना मुंह अपना लटका के क्यों खड़े हो, चलो चलते हैं और आगे के समुद्र और पहाड़ों को पार करते हैं और आगे का रास्ता क्लियर करते हैं। इसी के साथ ही वो लोग वहीं पर उस आग जल रही होती है वहीं पर पहुंच जाते हैं और वो लड़की और वो फॉक्स जो वहीं पर नाचना शुरू कर देती है और वो काफ़ी अच्छा नाच रही होती है और वहाँ के पास के सभी लोग बांसुरी और कुछ लोग तबले बजा रहे होते हैं। वो नाचते नाचते हुए शोभान के पास पहुँच जाती है, उसके ऊपर चक्कर लगाते हुए और वापस से उसी आग की तरफ पहुँच जाती है और उसके कंधे पर बैठा हुआ वो बंदर काफ़ी ज़्यादा लट्टू हो रहा होता है और तुरंत ही उसके कंधे से झड़ांगा आकर उसकी तरफ चला जाता है और वो लड़की उधर जाकर फिर से नाचने लगती है। इसी के साथ ही उन लोगों की जर्नी शुरू हो जाती है और वे लोग नाचते हुए चारों तरफ पहाड़ों और नदियों को क्रॉस करने लगते हैं। शिवपाल उसके डांस को देखकर काफ़ी ज़्यादा खो चुका होता है और उसको एक तरफ देखता हुआ जा रहा होता है और वो भी लगातार नाचते हुए जा रही होती है। इसी तरह से वे लोग एक बहुत ही बड़े ग्रासलैंड की तरफ पहुंच जाते हैं और वो लोग वहाँ पर चलते हुए जा रहे होते हैं और बंदर उनका लोगों का पीछा करते हुए जा रहा होता है और वो लड़की सामने नाचती हुई जा रही होती है। तभी उस लड़की को कुछ तितलियां दिख जाती है और वो उनके पीछे पड़ जाती है। तभी वो नाचते हुए धीरे धीरे करके आसमान की तरफ पहुंच जाती है। फिर काफ़ी देर बाद वो उधर एक नाव पर दिखाते हैं, वो लोग नाव पर बैठते हुए आगे की तरफ जा रहे होते हैं। शोफान पीछे की तरफ खड़ा होता है और उसी को ही देख रहा होता है। तभी वो उससे पूछने लग जाता है क्या तुम इस जगह को जानती हो। इस पर वो कहने लगती है क्या तुम जानते हो उस जगह को, मैं यहीं पर ही पली बड़ी हुई हूँ और मैं काफ़ी हज़ार साल पहले यहाँ पर अपने लोगों को लेकर आई थी और यहीं पर ही रह रही थी। इस पर शोफर उससे कहने लगता है यार ऐसी बात है तो हम लोगों ने फॉक्सो के बारे में क्यों नहीं सुना। इस पर वो कहने लगती है हम काफ़ी सौ साल से यहीं पर ही रह रहे थे पर अचानक इसके बाद ही कई सारे लोगों ने हम लोगों के ऊपर हमला कर दिया। हम लोग काफ़ी समय से अच्छे खासे यहाँ पर रह रहे थे, फिर हम लोगों के ऊपर हमला कर दिया। इसी तरह से हम लोग सब बिछड़ गए। पर इससे पहले अब यहाँ पर एक आदमी नाम था, उसके साथ रहते थे, वो भी उसका भी एक अलग सेक्शन था और हम लोग उसके पड़ोसी थे जिसका नाम होकिल था, जो कि अभी फ़िलहाल घोस्ट के नाम से जाना जाता है और उसका एक घोस्ट की सेक्शन भी है। इससे शोफर उससे पूछने लगता है कि तुम लोगों की उसके साथ लड़ाई नहीं थी। इस पर वो कहने लगती है नहीं हमारी इसके साथ कोई भी लड़ाई नहीं थी, क्योंकि हमारे लोगों में और उनके लोगों में काफ़ी ज़्यादा प्यार था और काफ़ी लोगों की लव स्टोरीज भी थी, इसलिए हम लोगों के बीच में कुछ भी लड़ाई नहीं थी। जिन फिंगर को जो कि एक जगह पर बैठी होती है और फैंक्सा वैली के सभी डिसिपल्स से उसके ऊपर से जानकारी लेना शुरू कर रही होती है और उन सभी को चाम के अंदर डाल के रखती है। वो एक लड़की को पास बुलाते हुए उससे कहने लगती है बताओ आखिर फैंक्सा वैली में क्या हुआ, आखिर वो जगह क्यों उड़ रही थी, आखिर उस जगह पर इतने सारे वोल्केनो क्यों फूटे। इस पर वो कहने लगता है हमारे सेक्शन में वो इसलिए फूटा था क्योंकि वहाँ पर एक छोटा सा थीप घुस गया था और उसने उस पूरी वैली को उड़ाकर रख दिया। उसकी बात सुनते ही वो कहने लगती है मानना पड़ेगा गोयली काफ़ी अच्छा काम करता है, उसने किसी और के सेक्शन में घुस के पूरा उसका सेक्शन के अल्टारी उड़ा के रख दिया। तभी उसे एहसास होता है कि पास की झाड़ियों में कोई हलचल है। उसका ध्यान उन लोगों से हट जाता है। उनका ध्यान जैसे ही उससे हटता है वो लोग तुरंत ही उड़कर आसमान में जाने लगते हैं। वो उसको तुरंत ही पकड़ लेते हैं पर वो अपने हाथ में से एक पंछी को ऊपर की तरफ छोड़ देता है। वो ऊपर जाने के बाद एक सिग्नल दे देता है जिसकी वजह से पास में खड़ा हुआ ब्रदर ली उसको भी पता चल जाता है और वे सभी लोग उधर की तरफ जाने लगते हैं। इधर सिस्टर लू को भी पता चल जाता है कि कुछ दिक्कत है, वो भी अपने कोर्टयार्ड से बाहर निकल आती है और उधर की तरफ देखते हुए वहाँ पर चले जाने लगती है। इधर जी फिंगर उस आदमी को पकड़कर अपने पैरों से दबाए रखी होती है और कह रही होती है तुम काफ़ी ज़्यादा तेज हो और ये लोग भी। तभी पास ही हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग उस जगह पर पहुंचने लगते हैं। वे लोग जैसे ही वहाँ पर पहुंचते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। ब्रदरली तुरंत ही जाकर उस डिसिपल से पूछने लगता है आखिर यहाँ पर क्या हुआ। इस पर वो कहने लगता है कि मैंने भी अभी एक तरफ संदेश देखा तो मैं तुरंत ही यहाँ की तरफ आ गया, पर मुझे पता चला कि ये सभी लोग जमीन पर डले हुए थे तो मैं इनको चेक करने लगा। इस पर वो कहने लगता है अच्छा ऐसी बात है क्या, और उसके पास के सभी लोग उनकी क्रॉप्सों को चेक करना शुरू कर देते हैं। वो कह रहा होता है इधर ब्रदरली उससे कह रहा होता है तुम एक काम करो तुम मेरे साथ चलना। इस पर वो कहने लगता है हाँ ठीक है सीनियर ब्रदर। तभी अचानक से पीछे से आदमी आ जाता है और वो भी कहने लगता है ब्रदरली कुछ दिक्कत हो गई। इस पर वो कहने लगता है क्या हुआ क्या बात है। इस पर वो कहने लगता है एल्डर वू के साथ काफ़ी सारे लोग चले गए और हम कुछ ही लोग बचे हैं। उसकी बात सुनते ही ब्रदरली तुरंत ही उस लड़के की तरफ हमला कर देता है जो कि उसे पहले यहाँ पर मिला था, पर वो देखता है उसका हमला तुरंत ही डिफेंड हो जाता है और जो लड़का वहाँ पर पहले था वो जिन फिंगर होती है जिसने अपना रूप बदल के रखा होता है और वो हंसते हुए आसमान की तरफ चली जाती है।
और उसको वो देखते हुए वो गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है अच्छा तो तुम हो यहाँ पर। इसी के साथ ही वे सभी लोग आसमान में पहुंच जाते हैं। ब्रदरली उससे पूछने लगता है मेरी जूनियर सिस्टर कहाँ है, जल्दी से मेरे हवाले कर दो उसे। अभी तुम ही ने तो कहा कि वो तुम्हारी जूनियर सिस्टर है, तो मुझे कहाँ से पता होगा कि वो कहाँ पर है। और अपने हाथ पीछे करते हुए अपने ब्लेड को अपने हाथ में ले लेती है। उसकी बातें सुनते हुए वो तुरंत ही उसके ऊपर हमला करने जाने लगता है और वे दोनों लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। ये लड़ाई देखते हुए नीचे के और डिसिपल्स भी आ जाते हैं और उस वो जिन फिंगर के ऊपर जाकर सभी लोग मिलकर हमला करने लगते हैं। जिन फिंगर भी उन लोगों से लगातार लड़ रही होती है और अपने चाकू के 2 डैपलगैंगर्स को बना देती है और लोगों के ऊपर हमला कर देती है। वे दोनों लोग उसके हमले को डॉज कर देते हैं, पर वे दोनों लोग मिलकर उसके ऊपर कुछ आग के हमले करना शुरू कर देते हैं। पर वो देखते हैं कि वो तुरंत ही उनके लोगों के पीछे आने लगते हैं और वो उनसे बच जाते हैं और कह रहे होते हैं ये लड़की बहुत ही ज़्यादा चालू है, इससे ज़रा बच के रहना। वे दोनों लोग उसके चाकू से लगातार पीछे होते हुए जा रहे होते हैं। तभी चिंकी फिंगर हंसते हुए तुरंत ही वहाँ पर एक विस्फोट कर देती है और वहाँ पर पिंक कलर की पूरी तरफ स्पिरिचुअल ऑरा फैल जाती है। पर उसके उस स्पिरिचुअल पावर में एक तरह की पावर छुपी होती है जिससे कि उन लोगों की आंखों में एक तरह का चाम बैठ जाता है और वे उधर की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वहाँ पर धुआं छटता है हम देखते हैं वहाँ पर दो ब्रदरली आ चुके होते हैं और वे एक दूसरे की तरफ देखते हुए तुरंत ही कहने लगते हैं तुमने मेरा रूप ले लिया। और दोनों लोग एक साथ ही यही बात कहते हैं और लगातार एक दूसरे को गौर से देख रहे होते हैं। ऊपर खड़े हुए सभी डिसिपल्स तुरंत ही फॉर्मेशन को बनाने लगते हैं। इधर वे दोनों ब्रदरली नीचे की तरफ हमला करना शुरू कर देते हैं। वे एक दूसरे के ऊपर अपनी तलवार लेकर हमला करते हैं। वे लगातार एक दूसरे की शक्ल को भी देख रहे होते हैं कि आखिर नकली वाला कौन है। तभी अचानक से ऊपर जो वैक्सिया वैली के डिसिपल थे उनका जैसी फॉर्मेशन रेडी हो जाता है वो लोगों के ऊपर उस फॉर्मेशन में से काफ़ी बड़ी चैनें निकलने लगती है जो कि एक तरह से लावा की बनी हुई होती हैं और वे सभी चैनें उन दोनों का पीछा करना शुरू कर देती हैं और वे दोनों एक दूसरे की उल्टी दिशा में भागने लगते हैं। उनमें से एक बच जाता है और एक उस पूरे फॉर्मेशन के अंदर जम जाता है और अपने मुंह से खून फेंक रहा होता है। तभी वहाँ पर सिस्टर लू आ जाती है और तुरंत ही अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पूरे फॉर्मेशन को जमा कर रख देती है। सीनियर ब्रदर ली को बचा लेती है। इस पावर को देखते ही जिनपिंगा समझ जाते हैं कि वो आ चुकी है और आगे की तरफ भागने लगती है। इधर ब्रदर ली कह रहा होता है जीनियर सिस्टर तुम्हारा शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए और तुरंत ही वो उस जिन फिंगर के पीछे जाने लगती है और जिन फिंगर के पीछे जाती हुए वो कई सारी सरोड़ों को उसके पीछे छोड़ देती है। वो भाग रही होती तभी अचानक रुकते हुए उसकी सरोड़ों को रोकना शुरू कर देती है। जैसे वो शॉट सभी खत्म हो जाती है वो तुरंत ही एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है। जैसे ही वहाँ से धुआं उठता है सिस्टर लू उसके पास की तरफ जा रही होती है और इधर उधर देख रही होती है। तभी जिन फिंगर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सांस की सभी रस्सियों को एक साथ काट देती है और पास के जंगल की सभी लकड़ियां कट जाती है और उसके ऊपर गिरने लगती हैं। पर वो सभी लकड़ियों को डॉज करते हुए उसकी तरफ जा रही होती है। तभी उसे उसका पल्लू घूमता हुआ दिख जाता है और उसको देखते हुए तुरंत उस पेड़ के ऊपर कई सारी तलवारों को हमला कर देती है। अपनी तरफ हमले आते देखकर वो तुरंत ही वहाँ से हटती है और उसके ऊपर दोबारा से हमला करना शुरू कर देती है। कई सारी लड़कियां उसके ऊपर हंसते हुए हमला करने की कोशिश कर रही होती है। सिस्टर लू तुरंत ही थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए वे दोनों एक दूसरे के पास आते हुए अपने हथियार को एक साथ काफी जोर से टकराते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर काफी जोर का विस्फोट सा हो जाता है। उन दोनों के हमले दोबारा से तलवार और चाकू से आकर टकराते हैं और वहाँ पर काफी जोर का दोबारा से विस्फोट हो जाता है। उन दोनों के हमलों की जैसी धुन छटती है सिस्टर लू तुरंत ही उसके पास पहुंच जाती है और अपने हमले को उसकी गर्दन से बिल्कुल छुपा देती है। पर वो उसके हमले को डॉज करते हुए पीछे की तरफ होती हुई जा रही होती है और उसका स्लेश खाली निकल जाता है और उस पहाड़ी की चोटी से पानी के नीचे की तरफ गिर जाती है। उसके पास में तुरंत ही ब्रदरली और उसके साथ के लोग आ जाते हैं और उसको गिरते हुए देख रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं कि शिवमान को जो कि उसी नाव पर होता है और कह रहा होता है हम लोगों को 3 दिन हो चुके हैं और अब कितने दिन लगने वाले हैं। इस पर वो कह रही होती है यहाँ पे 3 दिन हो चुके हैं, हमें लगता है कि हमें और कुछ दिन भी लगेंगे। वो आगे की तरफ देखते हुए कह रही होती है इस जगह का नाम तिनसु विलेज है और इस जगह पर ही हम लोग सबसे पहले आए थे और यहाँ के लोग बड़े ही आराम से रहते थे। अब 300 साल हो चुके हैं, पता नहीं अब कैसा होगा। चलो हम लोग वहाँ पर पहुँचने के बाद ही पूरी सिचुएशन का पता लगाएंगे। उसकी बात सुनते हुए शोफान उसकी बात पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा होता है और ऐसे ही करते हुए भी दोनों लोग उस विलेज की तरफ जा रहे होते हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।